और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। जज्बा हो तो तूफान को उठा दे, हौसला हो तो वो तूफान को पिघला दे, ऐसी होती है हमारी दामिनी। नृत्य सीखना और सिखाना दोनों ही कार्य पूजा, अर्चना और तप का पर्याय है। इस तपस्या को अग्रसर कर रही है हमारी आज की दामिनी अनीता ओढ़िया। मेरा नाम अनीता ओढ़िया है और मैं राजस्थान में ही पली बड़ी हूँ। यही मेरा जन्म हुआ है और मैंने बिरजू महाराज जी से नृत्य की शिक्षा ली है। अनीता स्वयं बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं और अब गुरु शिष्य की परंपरा को संजोए रखने के लिए कार्य कर रही हैं। 1991 में हमने किंकिनी संस्था की स्थापना की। उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि ऐसी कलाएं जो अब लुप्त हो रही हैं और जिन्हें विस्तार देने की, संवर्धन और विकास की आवश्यकता है और उन कलाकारों के लिए हम कार्य कर सकें। इसी उद्देश्य को देखते हुए हमने किंकिनी का आरंभ किया। अनीता का सोचना है कि हमारे देश की सांस्कृतिक शुद्धता दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित हो रही है, लेकिन देश की संस्कृति की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए हमारी विधाओं को संजोए रखना आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारी संस्था एक सांस्कृतिक संस्था है और ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि संस्कृति के क्षेत्र में भी कोई कार्य किया जाता है, उसका जीवन में कितना महत्व है, लेकिन उसकी महत्व को समझाना सबसे बड़ा चुनौती का कार्य होता है। इसी उद्देश्य को रूपरेखा देने के लिए अनीता ने शुरुआत की किंकिनी की। हम अपने जो भी कार्य है जिसको हम करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, उसको हम मनोरंजनात्मक तरीके से उनके सामने रखते हैं ताकि वो उसमें भागीदारी लें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और हमारी तरफ आए। छोटे छोटे ये खूबसूरत से बच्चे यहाँ आकर न केवल कथक सीख रहे हैं बल्कि व्यक्तित्व विकास के गुण भी यहाँ आकर इन्हें सीखने को मिलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृति को अपने जीवन का हिस्सा समझें और हम अपने बच्चों को संस्कृति के प्रति जागृत करें ताकि वो सुसंस्कृत बच्चे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। देश की संस्कृति को निखारने और कायम रखने के लिए हर उम्र के लोगों के साथ कार्य कर रही हमारी आज की दामिनी अनीता ओढ़िया को संगिनी का सलाम। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ।
इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। वाकई दोस्तों, अगर नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जज्बा और हौसले की जरूरत है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे थिएटर आर्टिस्ट प्रियदर्शनी से। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप। टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ, सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर
डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्रियदर्शनी संगीनी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने अभिनय की यात्रा कब से शुरू की? मुझे बचपन से ही शौक था। जब मैं देखती थी प्रोग्राम्स या हमारे स्कूल में जब कोई थिएटर ग्रुप आता था करने के लिए, तो शुरुआत एक इंटरेस्ट तो डेवलप हो चुका था। बट जब मैं स्कूल से पास आउट हुई तो वहाँ मुझे पता चला महारानी कॉलेज में, और चूंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि मेरे ब्रदर ऑलरेडी थिएटर में थे, तो वहां से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्कोर करने के लिए ड्रामेटिक बुरा नहीं, आप स्कोर करने के लिए महारानी में एडमिशन ले रहे हो तो ये सब्जेक्ट ले सकते हो। उस टाइम सिर्फ महारानी कॉलेज में थिएटर था। मैंने जब फर्स्ट ईयर में आई ग्रेजुएशन के लिए, मैंने ले लिया। और शायद 2002 से मेरा, क्योंकि मुझे याद है 2002 में मैंने अपना फर्स्ट प्ले लिखा, उसको डायरेक्ट किया। हालांकि वो शॉर्ट ही कहा जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं लघु नाटिका, वो ही था सपनों का राजकुमार। बस वहीं से राइटिंग की भी मेरी शुरुआत हुई, वहीं से डायरेक्शन, मेरे अंदर का डायरेक्टर जागा और वहीं से मेरे अंदर का एक्टर भी जागा। यानी कि तीनों ही चीजों में आप बहुत एक्सपर्ट हो। कैसे मैनेज करते हैं ये सब? नहीं, जब अगर आप एक्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लाइंस चलती रहती है, और कहीं ना कहीं जब डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, तो अनकॉन्शियसली आप पपेट ना रहकर फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप खुद को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, खुद की लाइंस खुद बनाना शुरू कर देते हैं। और एक एक्टर की बात होती है, और अगर वो कैमरा एक्टर नहीं है तो उसकी एक्टर की बात होती है कि अगर ऑन द स्टेज कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो इम्प्रोवाइज करता है। प्रियदर्शनी, ऐसे कैमरे के सामने तो आप अपने आप को फिर भी रिपीट करके आप अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन जब लाइव शो चलता है थिएटर पर, वहाँ पर कुछ स्थिति अगर गड़बड़ हो जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ वाकई हुआ आपके साथ? हाँ, एक प्ले में हुआ। हम लोगों ने प्ले की रिहर्सल बहुत कर लिया। उस प्ले का नाम था कन्यादान, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ प्ले है वो। पहला शो हम कर चुके थे, बहुत अच्छा शो गया था, और वो स्टार्टिंग मेरा ये कह सकते हो आपकी मेरी स्टार्टिंग थी। सीनियर एक्टर किरण राठौड़, जफर खान, तो वो बहुत सीनियर आज भी हैं, मैं मेरे गुरु ही मानती हूँ मैं उनको। तो उनके लिए उस टाइम में ये थी, ये लड़की क्या करेगी, ये मैं आज उनको माँ कहती हूँ किरण राठौड़ को, तो क्योंकि उस प्ले में वो मेरी माँ बनी थी। तो उनका सबसे पहला ये था कि ये नई लड़की है, ये क्या करेगी। कुछ गड़बड़ हुई मेरी तरफ से नहीं, बट कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई। 3 सीन थे और हम लोग 3rd सीन लास्ट में पहुंच गए। वापस से कैसे हम आए वहाँ पर, वो बहुत अजीब सा था। मतलब उस टाइम जो स्थिति थी वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इम्प्रोवाइजेशन करने का। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का आपके फेवरेट किरदार कौन सा रहा और कौन सा अभी तमन्ना है करने की? 2003 में मैंने एक प्ले किया था, वैभव माथुर का डायरेक्शन था और मनु भंडारी की स्टोरी है सजा। उसका एक कैरेक्टर है आशा, वो मुझे आज भी बहुत याद आता है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग जिस तरह से होती है वो बिल्कुल 12-13 साल की लड़की का कैरेक्टर। उस टाइम मेरी एज भी, मतलब मैं 2nd-3rd ईयर में थी मैं। और उस प्ले की एक कुछ बात ऐसी थी, मैं उन दिनों बहुत बीमार चल रही थी, तो रिहर्सल के दौरान भी वो टाइफाइड चल रहा था मुझे, तो रिहर्सल के दौरान भी वो कहीं ना कहीं बीमारी सामने आ रही थी। जब शो किया लोगों को लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा हो जाएगा वो, और शो के दौरान मैंने जो आवाज स्टेज पर निकाली है, फाड़ी है, 2 घंटे में ऑन द स्टेज थी अकेले, और भी को एक्टर्स मेरे साथ में थे, सीनियर सारे तकरीबन, तो बहुत अच्छा शो गया। और वहां से वो कैरेक्टर मुझे कहीं ना कहीं छू गया मेरे दिल को। आशा, एक रिसेंटली में मैंने एक प्ले किया था रुस्तम और सहराब,
तो उसका कैरेक्टर था तहमीना। वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लव स्टोरी है, एक काफी इंटरेस्टिंग सा प्ले है वो पारसी प्ले था और वो मैंने फर्स्ट टाइम पारसी प्ले किया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर करने में, मजा आया बिकॉज पारसी थिएटर में सारे ब्रॉड एक्शंस और वो गाने, डांस, ऑल दैट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। प्रियदर्शनी, हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई बहुत यादगार पल जिसे एकदम याद करते ही आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप खुशी के आंसू आ जाते हैं, ऐसा कोई यादगार पल? ऐसे मेरा सबसे पहला था जब मुझे गोल्ड मेडल मिला था। मैंने ड्रामेटिक्स में टॉप किया था यूनिवर्सिटी को और मुझे गोल्ड मेडल मिला। मेरे पापा आए थे, मेरी मम्मी थी, मेरी टीचर थी, सब थे और मेरे लिए वो पल ऐसा था, प्रतिभा पाटिल ने मुझे अवार्ड दिया था। मेरे लिए वो पल बहुत अच्छा था कि वाह, मैं प्रतिभा पाटिल के साथ किया है, अब कहीं रिजल्ट आया है। एग्जैक्टली वो अच्छा, उस दौरान काम भी बहुत किया था, नो डाउट। इसके अलावा फिर मुझे यंग राइटर्स अवार्ड मिला था, स्टेट लेवल पे था वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाइल्ड एंड वुमेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से था। तो मुझे लगा अच्छा मैं लिखती भी हूँ। प्रियदर्शनी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और संगीनी प्रोग्राम में आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाकई दोस्तों, अपने अंदर के आर्टिस्ट को आप जगाइए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे पहचानिए, फिर देखिए सफलता आपके हाथ में है, आपके कदमों में है। फिलहाल हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नई संगीनी के साथ और हम आपसे चाहते हैं कि अगर संगीनी के लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं ठीक इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ETV राजस्थान। व्हाट इज लाइफ? छोटा सा बचपन और इखलादा यौवन, और फिर समझदारी और सीरियसनेस। कम ऑन, गिव सम ब्रेक विथ सम मैडनेस। जरूर से देखिएगा रसोई से का अप्रैल फूल स्पेशल एपिसोड दोपहर 2:30 बजे ऑन 1 अप्रैल सिर्फ ETV पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं फाउंडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आज से रेलवे रिजर्वेशन कैंसिलेशन, तत्काल और सुपरफास्ट चार्ज बढ़ा, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी, खान पान के अलावा अन्य जरूरी चीजों पर चुकाना होगा एक्स्ट्रा सरचार्ज। नोएडा में DND पर सफर करना भी रात से हुआ महंगा, यूपी में आज से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़े दाम। चित्तौड़गढ़ में मोबाइल टावर्स का कड़ा विरोध, 12 कार्यकर्ताओं के साथ टावर पर चढ़े प्रकाश चौधरी, मोबाइल टावर हटाने की मांग पर अड़े विधायक जी। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज 10वां दिन, समर्थकों की बढ़ रही है संख्या, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। और बीकानेर के खाजूवाला से लापता हुई बालिका का नहीं लगा सुराग, बॉर्डर पार पाकिस्तान की सीमा में जाने की आशंका। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी अब मोबाइल टावर्स का विरोध तेज हो गया है। आज सुबह यहां विधायक प्रकाश चौधरी मोबाइल टावर्स हटाने की मांग को लेकर अपने 1 दर्जन समर्थकों के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गए। प्रकाश चौधरी का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से उनके मोहल्ले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और वे खुद भी रेडिएशन का शिकार हैं।
उनके ब्रेन की नसें सिकुड़ने लगी हैं। चौधरी का कहना है कि वे मोबाइल टावर हटाने के बाद ही नीचे उतरेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पीके अग्रवाल। पीके, मोबाइल टावर्स का विरोध अब चित्तौड़गढ़ में भी है, क्या कहना है विधायक जी का? श्वेता, जिस प्रकार से आज कल सुबह से ही विधायक प्रकाश चौधरी बड़ी सादड़ी में अपने आवास के सामने लगे टावर पर चढ़ गए हैं जी। विधायक प्रकाश चौधरी की मांग है कि उनके आवास के ओर पास करीबन 5 टावर लगे हुए हैं। 5 टावरों को जब तक हटाया नहीं जाएगा, हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाएगी जब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। प्रकाश चौधरी के टावर पर चढ़ने के साथ ही उनके करीबन 1 दर्जन से अधिक समर्थक भी टावर पर चढ़ गए हैं। खास बात यह है, प्रकाश चौधरी का निजी गार्ड भी टावर पर चढ़ा हुआ है, सरकारी गार्ड टावर पर चढ़ा हुआ है। इधर नीचे जिला प्रशासन भी पशु प्रेस में है, मीटिंगों के दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है कि विद्युत विभाग ने सभी टावरों के कनेक्शन विच्छेद करने की बात कही है कि उनके सभी जितने भी टावरों के कनेक्शन है विद्युत के, उनको हटा दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जब कार्रवाई शुरू होती नजर आ रही है तो अब विधायक ने भी अपना रुख मोड़ा है, अपनी बात को पलटे हैं और उन्होंने कहा है कि अब तक जिन लोगों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसी कॉलोनी में करीब 2 लोगों की मौत हो गई है, उनके मुआवजे की भी बात विधायक करने लगे हैं। अभी तक विधायक अपने समर्थकों के साथ टावर पर ही डटे हुए हैं। जी श्वेता। जी पीके, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि विधायक का तेवर जो है वो नर्म हो रहे हैं, जिला प्रशासन स्तर पर लोग वहां पर मौजूद है, क्या वार्ता हुई है? उनको नीचे उतारने के किस तरह के प्रयास जारी हैं? विधायक के पास में मोबाइल है, वार्ता का दौर जारी है। नीचे जिला प्रशासन वार्ता करता जा रहा है। काफी प्रशासनिक अधिकारी नीचे मौजूद है, एसडीएम है, नीचे तहसीलदार भी है, डिप्टी एसपी है, मौके पर एडिशनल एसपी पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है उसको विधायक नई तरीके की बातें सामने रख के ला रहे हैं। खास बात यह है कि उनका विरोध सबसे महत्वपूर्ण विरोध ये है कि जब तक टावर नहीं हटेंगे वो नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू की है, जिस प्रकार से विद्युत विभाग सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि विद्युत विभाग ने अब टावरों के जो कनेक्शन है, विद्युत कनेक्शन उन्हें विच्छेद करने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर कहीं प्रक्रिया शुरू होने लगी है। लेकिन विधायक ने जिस प्रकार से अब नई मांग सामने खड़ी कर दी है कि जो मृतक है 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, उन व्यक्तियों को मुआवजा नहीं मिलेगा जब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। तो देखना ये होगा कि अभी विधायक को समझाए कि किस प्रकार के प्रयास होते हैं। जी पीके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोबाइल टावर का विरोध अब चित्तौड़गढ़ में भी है। 12 समर्थकों के साथ विधायक प्रकाश चौधरी इस वक्त टावर में चढ़े हुए, लेकिन उनका रुख थोड़ा नर्म हुआ है। जिला प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर मौजूद है, बात करने की लगातार कोशिशें जारी है फोन के माध्यम से। लेकिन इधर एक और मांग हो गई है विधायक जी की कि जो दो लोग रेडिएशन से जिनकी मौत हुई है उनके मुआवजे की भी वो डिमांड कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कमर तोड़ महंगाई की। देश में बढ़ती हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज से अपनी जेब और भी ढीली करनी होगी। छुट्टियों में घर जाना हो या अपने लिए सपनों का घर बनाना हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, हर चीज आज से महंगी हो गई है। रेल और वित्त मंत्रालय द्वारा इस साल पेश किए गए बजट का असर आज से दिखना शुरू हो गया है। रेल बजट में घोषित बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। इस इजाफे के बाद आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, टिकट रद्दीकरण चार्ज सहित कई अन्य शुल्क भी बढ़ गए हैं। हालांकि सामान्य किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं अगर आपके दिल में मोबाइल फोन खरीदने की चाहत हो या टीवी देखने के लिए घर में सेट टॉप बॉक्स लगाना हो, इसके लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो आज से रेल यात्रा महंगी हो गई है। रेल बजट में की गई घोषणा के मुताबिक रेलवे ने रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, तत्काल और सुपरफास्ट चार्ज बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट लेने के लिए भी यात्रियों को सर्विस टैक्स के रूप में ज्यादा पैसे देने होंगे। वहीं माल भाड़े में वृद्धि से भी महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है।
सेटअप बॉक्स के बिना आज से देश भर में लाखों टेलीविजन सेट्स बेकार हो जाएंगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन अध्यादेश 2011 के मुताबिक 31 मार्च से देश के उन 38 शहरों के लोग सेटअप बॉक्स के बिना टेलीविजन नहीं देख पाएंगे, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। ये समय सीमा बीती रात खत्म हो गई है, मगर अभी भी लाखों लोग अपने घरों में सेटअप बॉक्स नहीं लगा पाए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने सेटअप बॉक्स लगाने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाने की मांग की है। केंद्र को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद और विशाखापट्टनम में करीब 50 लाख लोगों ने अभी तक सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाया है, लिहाजा समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं नोएडा से दिल्ली जाना एक बार फिर महंगा हो गया है, क्योंकि डीएनडी फ्लाईवे ने एक बार फिर टोल टैक्स की दरों में इजाफा कर दिया है। लगातार बढ़ रहे टोल टैक्स से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं डीएनडी प्रबंधन पैसा कमाने में लगा है। बढ़ी हुई दरों के मुताबिक अब बाइक वालों को 11 की बजाय 12 रुपए, कार वालों को 22 रुपए की बजाय 25 रुपए, लाइट व्हीकल्स को 45 रुपए की बजाय 55 रुपए, वहीं हैवी व्हीकल्स 2 एक्सल को 55 की बजाय 70 रुपए, हैवी व्हीकल्स 3 एक्सल को 75 की बजाय 100 रुपए, हैवी व्हीकल्स 4 से अधिक 95 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिए गए हैं। टोल टैक्स बढ़ाने से आम लोग खासा परेशान हैं और उनका कहना है कि पहले ही पेट्रोल और रसोई गैस महंगी हो गई है, लेकिन जिस तरह डीएनडी साल में 3 बार अपने टोल टैक्स बढ़ाता है, उससे तो लगता है कि डीएनडी का इस्तेमाल ही बंद करना होगा। आपको बता दें कि हर रोज डीएनडी से 5 लाख लोग दिल्ली नोएडा और नोएडा दिल्ली आते जाते हैं। ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी जेबों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ये रेट रविवार की रात 12 बजे के बाद से लागू कर दिए गए हैं। इधर यूपी में भी रविवार की रात से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल अब 74 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, डीजल 52 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेंगे, जबकि रसोई गैस की कीमत अब 425 रुपए 50 पैसे हो गई है। बिना सब्सिडी की रसोई गैस अब 950 रुपए में मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का असर सब्जियों, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों पर भी पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने सरिता विहार दुष्कर्म मामले में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानून में सुधार आए हैं, लेकिन उसे लागू करने के साथ समाज के रवैये में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने नोएडा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आयोग ने कई बार इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब ही नहीं आया। इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है, चाहे जुडिशरी हो चाहे पुलिस हो। पुलिस को चाहिए कि ऐसे केसेस में कड़ी कार्रवाई तुरंत करें। अब जो साउथ दिल्ली वाला जो केस है, मैं समझती हूँ कि अभी तक इसके अक्यूज पकड़ में नहीं आए। पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अक्यूज को पकड़ना चाहिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। पेश है जादू,
पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल जिससे सभी